हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसमें 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली है जो कि उसकी कज़न है। एमिली के माता पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे। दरअसल ये इस शिप से सैन फ्रांसिस्को जा रहे होते हैं। इस वक्त इनका जहाज़ पैसिफिक ओशियन में होता है और यहाँ पर रिचर्ड के पिता को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान होते हैं। वो शिप कैप्टन को कहते हैं कि क्या हम रास्ता भटक गए हैं। वो कहता है कि हाँ। तभी शिप में आग लग जाती है जिस वजह से शिप का जो कुक होता है जिसका नाम पैडी है वो रिचर्ड और एमिली को लेकर सेफ्टी बोट से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन शिप में आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। इसीलिए वो बोट जिसमें पैडी, एमिली और रिचर्ड हैं वो उससे अलग हो जाते हैं। तभी पैडी को एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखता है जिसे वो अपनी तरफ खींच लेता है। उसे लगता है कि उसमें खाने का सामान है, लेकिन उसमें खाने का सामान नहीं होता। और अब ये पैसिफिक ओशियन में पूरी तरह से अकेले हैं। इन्हें नहीं पता कि इन्हें कहाँ जाना है। अगले 2 दिनों तक ये इसी तरह से उस छोटी सी बोट में रहते हैं। पर 2 दिनों के बाद जब एमिली की सुबह आँख खुलती है तो उसे एक टापू दिखता है। वो पैडी को बताती है। पैडी अपनी नाव को उसी तरफ ले जाता है। ये तीनों के तीनों इस टापू में आ जाते हैं। ये एक बहुत ही हरा भरा टापू है जहाँ पर खाने के लिए फल है, पीने के लिए पानी है। एमिली को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है। वो पैडी को बताती है और जब पैडी उसे चेक करता है तो उसमें वाइन होती है जो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह से इन्हें यहाँ कई दिन बीत चुके हैं। यहाँ पर इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आता। पैडी यहाँ पर इन दोनों बच्चों को सरवाइव करने के अलग अलग तरीके सिखाता है। इसी तरह इन्हें यहाँ पे कई महीने बीत चुके हैं पर इन्हें लेने के लिए कोई नहीं आता। इसीलिए ये यहाँ पर घर बना लेते हैं। एक रात को जब पैडी सो रहा होता है तभी उसे जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। जब वो जंगल के उस हिस्से में जाता है तो वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ आदिवासी हैं जो इंसानों को मारते हैं। इसीलिए वो जल्दी से दोनों बच्चों के पास आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम टापू के उस हिस्से में कभी भी नहीं जाओगे। वहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो इंसानों को मार देते हैं। ये दोनों बच्चे उससे वादा करते हैं और एक रात को यहाँ पर पैडी बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और जब बच्चे सो जाते हैं तो पैडी अपनी वाइन की कैन लेकर सामने वाले टापू की तरफ निकल पड़ता है। अगली सुबह जब एमिली और रिचर्ड उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी टापू पर नहीं है। वो दूरबीन से देखते हैं और उन्हें वो दिख जाता है। वो भी उस टापू पर जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि पैडी की मृत्यु हो चुकी है। ये दोनों के दोनों वापस इस टापू पर आ जाते हैं जहाँ उनके सामने बहुत ही बड़ी चुनौती होती है कि अब उन्हें अपने जीवन में सब कुछ खुद ही करना होगा। हालांकि ये छोटे बच्चे हैं लेकिन पैडी ने जो इन्हें सिखाया होता है उसके हिसाब से यहाँ पर सरवाइव करना शुरू कर देते हैं। और अब दोनों के दोनों पहले से बड़े हो चुके हैं। इनका शरीर बढ़ चुका है। इनके पास पहनने के लिए वही कपड़े होते हैं जो पैडी को समुद्र में बॉक्स में मिला था। अब यहाँ पर रिचर्ड को दिखाया जाता है जो एमिली की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये किस तरह का अट्रैक्शन है इन्हें इस बारे में नहीं पता क्योंकि ये कुछ सालों से पूरी तरह से दुनिया से अलग हैं। इसीलिए ह्यूमन नेचर के बारे में, एक दूसरे से अट्रैक्शन के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब एक दिन जब रिचर्ड मछलियाँ पकड़ रहा होता है तभी एमिली दूसरी जगह जाकर नहाना शुरू कर देती है। वो देखती है कि पानी में खून है। दरअसल आज से उसे पीरियड्स होना शुरू हुए हैं। खून देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रिचर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद रिचर्ड उसके पास आता है और कहता है कि बिना चोट के तुम्हें खून कहाँ से आ रहा है। वो उसे कुछ भी नहीं बताती जिससे रिचर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आज तक इन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया होता। अब इसी तरह से कुछ और वक्त बीत जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन इन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। एक दिन एमिली को ड्रम बजाने की आवाज़ आती है जो कि सामने वाले आइलैंड से आ रही होती है जहाँ पर पैडी की मृत्यु हुई थी। अब वो वहाँ से आगे बढ़ती है तभी उसे एक मूर्ति दिखती है जिससे खून नीचे आ रहा होता है। यानी कि ऊपर जो आदिवासी रहते हैं वो यहाँ पर कोई ना कोई पूजा करते हैं। ये देखकर एमिली डर जाती है। वो रिचर्ड के पास आती है। वो बताती है कि वहाँ मैंने खून देखा।
रिचर्ड कहता है कि पैडी ने हमसे वादा लिया था कि हम जंगल में उस हिस्से में कभी नहीं जाएंगे। अब ये तय करते हैं कि ये जंगल के उस हिस्से में कभी भी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और एक रात को जब एमिली सोती है तो उसे सपना आता है कि रिचर्ड की मृत्यु हो चुकी है। वो रिचर्ड को अपने पास बुलाकर गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अगली सुबह रिचर्ड समुद्र के किनारे दूर चला जाता है और तभी वो देखता है कि समुद्र में एक शिप है। इन्होंने चट्टान की पहाड़ी की चोटी पर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रखी होती है, जो कि इन्हें पैडी ने कहा था कि जब भी समुद्र में कोई शिप दिखाई देगा तो लकड़ियों को जला देना, जिससे धुआं उठेगा और वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। रिचर्ड भागता हुआ उस तरफ जाता है जहाँ पर उनका घर है, जहाँ पर एमिली भी है। दरअसल एमिली ने उस शिप को देख लिया होता है, लेकिन जानबूझकर उसने लकड़ियाँ नहीं जलाई होती क्योंकि उसे ये जगह बहुत पसंद है। वो इस चाकू से इस जगह से नहीं निकलना चाहती और अब लकड़ियाँ जलाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो शिप बहुत दूर आ चुकी है। रिचर्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाहता है। इसीलिए वो तय करता है कि उसने जो लकड़ी का जहाज़ बनाया है वो उससे इस जगह से निकल जाएगा। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसका जहाज़ टूट जाता है, जिससे एमिली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि रिचर्ड उसे छोड़कर जाए। रिचर्ड को वापस टापू में आना पड़ता है। एमिली रिचर्ड से कहती है कि तुम मुझे नहाते हुए देखते हो। रिचर्ड कहता है कि तुम भी ऐसा ही करती हो। अब इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाती है। एमिली रिचर्ड के सिर पर एक नारियल फेंक कर मारती है। रिचर्ड भी उस पर हाथ उठा देता है और अब रिचर्ड एमिली का सामान घर से बाहर फेंक देता है। वो कहता है कि ये घर मैंने बनाया है, जिस वजह से एमिली को चट्टानों के नीचे रहना पड़ता है। और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से नाराज़ है, इसीलिए अगले कई दिनों तक ये एक दूसरे से बात नहीं करते। और एक दिन जब एमिली पानी में जाती है तो उसका पैर एक मछली के ऊपर आ जाता है, जिसके डंक से वो बीमार हो जाती है। इसीलिए वो अपनी गुफा में चट्टानों के पत्थरों के नीचे रहती है। अब एमिली को रिचर्ड ने कई दिनों से नहीं देखा होता, तो वो बाहर जाता है जहाँ पर वो रहती है। वो देखता है कि एमिली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसे देखकर रिचर्ड भी डर जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताती है कि मेरा पैर एक मछली के ऊपर आ गया था, जिसके बाद मैं बीमार हो गई। वो कहती है कि मुझे उस पत्थर की चट्टान के पास ले चलो, जिसे वो अपना भगवान मानती है। रिचर्ड उसे चट्टान के पास ले जाता है। एमिली को वो चट्टान के ऊपर लिटा देता है। रिचर्ड यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो एमिली को जल्द से जल्द ठीक कर दे। अब एमिली यहाँ कुछ देर धूप में रेस्ट करती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। और अब इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जो भी नाराज़गी थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये दोनों अब एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं। इन दोनों को एहसास हो चुका है कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और जब एक दिन ये दोनों के दोनों पत्थर के ऊपर बैठकर फल खा रहे होते हैं तो बातों ही बातों में ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन एमिली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो बताती है कि उसके पेट में कुछ है। इन दोनों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो कहती है कि मेरे पेट पर हाथ लगाओ, और रिचर्ड जब उसके पेट पर हाथ लगाता है तो वहाँ पर कुछ हलचल होती है, जो देखकर वो घबरा जाता है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों बाद उसका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं। एक रात को रिचर्ड को एक बार फिर से इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है जिस तरह से एमिली को सुनाई दी थी। वो जंगल के अंदर उस हिस्से में जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ आदिवासी हैं जो एक आदमी को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। रिचर्ड डर कर वापस अपनी जगह में आ जाता है और तभी उसे एमिली की चीखों की आवाज़ आती है। वो देखता है कि एमिली एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो देखकर दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन दोनों का अब एक परिवार बन चुका है। यहाँ पे बच्चा बहुत रो रहा होता है। रिचर्ड उसे नारियल पानी पिलाने की कोशिश करता है, पर बच्चा नारियल पानी नहीं पीता। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चा क्या खाएगा, और तभी एमिली उसे अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये इस बच्चे का नाम पैडी की याद में पैडी रखते हैं, क्योंकि ये एक लड़का होता है।
अब ये दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन समुद्र में दिखाया जाता है एक नाव के ऊपर से कुछ लोग दूरबीन से उसी आइलैंड की तरफ देख रहे होते हैं। और इसमें जो आदमी होता है वो रिचर्ड के पिता होते हैं, जो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन रिचर्ड बहुत बड़ा हो चुका है। हालांकि वो इन दोनों को देख लेते हैं, पर वो इन्हें नहीं पहचान पाते और वो इस टापू पर नहीं आते। ये दोनों भी बोट को देख लेते हैं, पर ये इस जगह से वापस नहीं जाना चाहते, इसीलिए कोई भी इशारा नहीं करते। अगली सुबह ये तीनों के तीनों बोट से यहाँ के पास ही आइलैंड में जाते हैं, जहाँ पर ये सबसे पहले आए थे। और जब ये आइलैंड पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर एमिली और रिचर्ड का जो बेटा होता है वो कुछ बेरी को तोड़कर रख लेता है। वो बेरीज जहरीली होती है। इसके बाद एमिली अपने बेटे के साथ बोट पर बैठ जाती है, जबकि रिचर्ड अब भी जंगल के अंदर होता है। तभी बोट अपने आप ही किनारे से समुद्र के बीच में जाने लगती है। रिचर्ड का बेटा एक पतवार को भी गिरा देता है। एमिली पतवार को वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे दूर होती है। वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। रिचर्ड अब बोट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और जब वो बोट तक पहुंचने वाला होता है, एमिली देखती है कि एक शार्क उसका पीछा कर रही होती है। इसीलिए वो रिचर्ड को बचाने के लिए दूसरी पतवार भी शार्क के ऊपर फेंक देती है। इनके पास अब एक भी पतवार नहीं होती। हालांकि रिचर्ड अब बोट के ऊपर आ चुका है, लेकिन अब ये बिना पतवार के बोट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये अपने हाथ को पानी में जोर जोर से चलाकर बोट को किनारे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अब धीरे धीरे रात हो जाती है। इनकी बोट अब समुद्र के बीच में पहुंच जाती है। इनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है। ये सारी की सारी उम्मीदें खो चुके हैं। 2 दिनों तक ये इसी तरह से उस बोट पर रहते हैं। अब सुबह दिखाया जाता है कि रिचर्ड और एमिली पूरी तरह से थके हुए होते हैं। वो सो रहे होते हैं और इनका बेटा पैडी, जो कि बेरीज के पास होता है, जैसे बेरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो कुछ बेरीज खा लेता है। एमिली ये सब देख लेती है कि उसके बेटे ने कुछ बेरीज खा ली है। वो उसके पास जाकर उसे बेरीज मुंह से निकालने के लिए कहती है, पर तब तक पैडी बेरीज खा चुका होता है। और अब ये दोनों जानते हैं कि ये जहरीली बेरीज हैं। उनके बेटे को अब नींद आना शुरू हो जाती है और अब वो फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे के साथ साथ ये भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए वो दोनों भी बेरीज खा लेते हैं। वहीं रिचर्ड के पिता को दिखाया जाता है, जो आज कई सालों के बाद भी रिचर्ड और एमिली को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी उनके एक आदमी को रिचर्ड और एमिली की बोट दिख जाती है। वो अपने आदमियों के साथ एक सेफ्टी बोट में उस बोट तक पहुंचता है और अपने आदमी को रिचर्ड की बोट में भेजता है और पूछता है कि क्या ये जिंदा है। वो बताता है कि ये तीनों जिंदा हैं, पर गहरी नींद में हैं। रिचर्ड के पिता रिचर्ड को नहीं पहचान पाते, क्योंकि अब ये बहुत बड़े हो चुके हैं। इन तीनों को बचाने के लिए रिचर्ड के पिता इन तीनों को शिप में ले आते हैं। इसी के साथ इस कहानी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।